कल हमने स्टार्ट किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन और उसमें हमने पोजीशन समझे थे, पोजीशन वेक्टर समझा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। ये कैसे होता है, इसकी कंसेप्ट क्या है, इसके फॉर्मूलेस क्या है, ये सब आपने देख लिए थे। आज हम समझते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। जितनी भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाएगा, आपका स्पीड आ जाएगा। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लो, जैसे मान लो आप घर से अपने बाइक से निकले, चाहे आप चला रहे हो या पीछे बैठे हो, तो आपको ये देखना होगा कि गाड़ी जब स्टार्ट हुई आपकी बाइक, तो पहले तो एकदम से स्पीड में नहीं होगी, कुछ स्पीड से स्टार्ट किया होगा, हो सकता है थोड़ी दूर मेन रोड पे जाते जाते वो स्लो हुई होगी, फिर उसको रोड क्लियर मिला तो वो हाई स्पीड पे चली, स्पीड वेरी किया, कहीं ब्रेक लगा, कहीं कुछ हुआ, तो फाइनली जा कर के वो एक जगह रुक गई। अब आप उस ड्राइवर से अगर कोई पूछे कि आप किस स्पीड से आए हो, तो वो एक्यूरेटली नहीं बता पाएगा कि हम किस टाइम पे किस स्पीड पे थे, कहाँ पे नहीं थे, है ना, किस जगह क्या स्पीड था। वो एक एवरेज स्पीड बता देगा कि हम इतने टाइम में आ गए, इतने टाइम में आ गए, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, वो बता देगा कि हमने एवरेज इतना हमारा स्पीड था। तो एवरेज स्पीड को अगर हम डिफाइन करें तो ये डिफाइन होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। जितना डिस्टेंस चला और उसमें चलने में जो टाइम लगा वही आपका एवरेज स्पीड हो गया। उसी तरह से अगर हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करें तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट का कोई सेंस है नहीं, आपको यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसमें टाइम क्या लगा, टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जबकि एवरेज वेलोसिटी में ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए। जैसे इसको समझने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इसको समझना है। तो आप ये देखो कि इंस्टेंट का मतलब क्या होता है। इंस्टेंट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, मतलब किस टाइम की बात हो रही है। जैसे अभी 3 PM बज रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ठीक इस 3 PM पे क्या स्पीड है। जैसे ऑब्जेक्ट कोई चल करके आ रहा है, उसकी इसी टाइम पे क्या स्पीड है, वो इसी टाइम का सिर्फ स्पीड बताएगा। तो ऐसे स्पीड को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, और अगर वेलोसिटी देख रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह से अगर मुझे ये बोला जाए कि 3:15 PM पे क्या स्पीड है, तो ठीक इसी टाइम पर जो स्पीड होगी उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पे स्पीड कितनी है, वो हमें जो वैल्यू आएगा वही कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आई बात। ठीक टाइम पे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे बताना है कि 2:45 PM पे क्या स्पीड था, तो ठीक इसी टाइम पे जो स्पीड आएगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। या अगर हम वेलोसिटी बता रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्पीड और वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है समझने की, कि आप यहाँ पर तो स्पीड बता रहे हो, ये स्पीड बता रहे हो। अब स्पीड होता क्या है, अगर आप हर एक टाइम पे स्पीड बता रहे हो, एक पार्टिकुलर टाइम, तो पार्टिकुलर टाइम तो एक सिंपल टाइम है, एक फिक्स टाइम है वहाँ पर कि एट प्रेजेंट अभी ठीक इस टाइम पर स्पीड क्या है। ठीक है, अब स्पीड को कैलकुलेट करने का आपने फॉर्मूला क्या जाना, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। ठीक है, तो यही फॉर्मूला तो यहां भी लगना चाहिए ना, कि पार्टिकुलर टाइम पे क्या डिस्टेंस चला है, तब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या चीज है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये टाइम है आपका 3 PM, थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं इसमें समझने के लिए, जबकि वो बहुत पास होगा। इस 3 PM से ठीक 1 सेकेंड पहले चले जाओ, मान लो 2.59 PM है ना, और इधर आ जाओ 3:01 PM है ना, एक सेकेंड का मैंने इंटरवल ले लिया, यहां से यहां 1 सेकेंड, यहां से यहां भी 1 सेकेंड। तो 3 PM का टाइम बताने का मतलब एक्चुअली में लास्ट मोमेंट का टाइम, ठीक इसी मोमेंट का टाइम, और वो लास्ट सेकेंड क्या हो गया फिजिक्स के लैंग्वेज में, पिछला 1 सेकेंड है ना। तो ठीक इस टाइम पे स्पीड करने का मतलब कि एट प्रेजेंट यहाँ पर वो कितना डिस्टेंस चला, तो हम देखेंगे कि लास्ट 1 सेकेंड में उसका डिस्टेंस क्या हुआ। मतलब आपको 2 पॉइंट मिला, ए और बी। तो एक पार्टिकुलर टाइम पे स्पीड बताने के लिए हम इससे थोड़ा सा स्मॉल इंटरवल पीछे चलेंगे टाइम का, लास्ट सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो इस 1 सेकेंड में हमारे पास दो टाइम पॉइंट मिल रहे हैं, एक ए और एक बी। ए आपका 2.59 है, देखने में यहाँ बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअली में यहाँ पर बॉडी हो सकता है हल्की से सड़क गई हो बस। तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा, यहाँ जो डिस्टेंस दिख रहा है वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, और इसको हम क्या लिखेंगे, dx, मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना। ये डिस्टेंस ट्रेवल जो है बहुत ही स्मॉल हुआ, और यहाँ जो टाइम लग रहा है वो भी बहुत काफ़ी स्मॉल है, dt। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को अब हम क्या लिखेंगे, dx/dt, और कैलकुलस के लैंग्वेज में हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को dx/dt लिख सकते हैं, मतलब स्मॉल इंटरवल डिवाइड बाय स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ गया। अब इसी में अगर आपका टाइम इन्वॉल्व हो जाए, सॉरी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपका dx/dt का एरो, ये आपका आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम और अच्छे से मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं, इसको तो मैंने भी कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश किया। मैथमेटिकली इसको समझना है तो उसके लिए आपको पहले इस टॉपिक से हट के एक दूसरी चीज़ समझाता हूँ। वो क्या है, स्लोप। मैथमेटिक्स में एक टर्म आती है स्लोप। स्लोप को अगर समझो तो क्या होगा, जैसे ये कोई वर्टिकल है, ये वर्टिकल जैसे कोई दीवार है, और इस पर आपने एक सीढ़ी लगा दी, ये लैडर हो गया, तो आप कह सकते हो कि लैडर स्लोप पे सीधा नहीं खड़ा है। कितना स्लोप है इसका, यहाँ पर कितने एंगल से झुका हुआ है ना। मान लो अगर ये एंगल है थीटा, तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा। और मैथमेटिक्स में स्लोप को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, मतलब m इज स्लोप tan थीटा है ना। या तो आप इसे जानते होगे, पढ़ चुके होगे ये, या फिर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। मुझे यहाँ समझाना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि स्लोप tan थीटा को बोलते हैं। तो tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब tan थीटा आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई।
और जो ये स्लोप ली जाती है ना वो हमेशा इस तरह से ली जाती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये x है और ये y है, और अगर कोई लाइन ऐसे पास कर रही है तो यहाँ से x से उठाएंगे, ये एंगल आपका निकला थीटा, ये स्लोप हुआ। तो इस लाइन की स्लोप निगेटिव है क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। उसी तरह से अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन, इसका स्लोप बताना है, तो फिर हम एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट को पकड़ेंगे कहाँ पे है, और फिर एक्स एक्सिस ऐसे घूमेंगे, है ना, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे स्लोप के लिए। तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है। ये सब आप मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे डिटेल में। अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो देखिए, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी थोड़ी देर के बाद और क्लियर होगा। उसके पहले मैं अभी दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूँ, उसको समझने के लिए। जैसे मान लो एक ग्राफ बनाते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इस तरफ हमने डिस्टेंस ले लिया, मतलब कोई बॉडी किसी इंटरवल में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और इधर हमने टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पे, है ना। मतलब कुछ डेटा होगा ना कि जैसे 1 सेकेंड में 3 मीटर गया, दूसरे सेकेंड में 5 मीटर गया, कुछ डेटा होगा। और उस तरह से हमने एक ग्राफ बना लिया, ये आया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मान लो इस तरह से आ गया, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया। तो अब आपको यहाँ पर ये देखनी है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है मुझे। अगर मैं स्लोप फिर बताऊँ, ये मान लो थीटा है, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब टेन थीटा। और फिर आपको पता है कि टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय स्पीड। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो यही है ना। मान लो यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो ये वाली वैल्यू क्या देगी, ये जो वैल्यू है वो यही देगा, और इस पर क्या आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस और फिर बेस, तो ये बेस क्या दे रहा है आपको, टाइम, है ना। तो ये हो गया आपका टाइम, और डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है आपका, स्पीड। तो हमने क्या देखा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड हुआ, मतलब हम लिख सकते हैं स्पीड, स्पीड इज स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब टेन थीटा। तो इस ग्राफ में टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वही स्पीड हो गया, स्पीड इज इक्वल टू टेन थीटा। तो जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, अगर डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है, इधर भी कुछ वैल्यू दी हुई है, तो उसमें आप टेन थीटा निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस करके निकालेंगे तो वो वैल्यू आपको दी जाएगी, निकलेगी स्पीड की, वो स्पीड की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई डिस्टेंस, मान लो ये पॉइंट है ए, तो कुछ डिस्टेंस चला होगा यहाँ से, यहाँ मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है ना। 0 से 1 किलोमीटर चला इतने टाइम में, ये टाइम है मान लीजिए आपका 1 घंटा, 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला गया। तो ये ग्राफ बना इस तरह से हमारा। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, पूरे टाइम, जितना ये टाइम है आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे टाइम में थीटा कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, इस ग्राफ का थीटा कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। तो जब थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो स्पीड भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेन थीटा कांस्टेंट हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड सेम है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड। तो यही ग्राफ आपकी यूनिफॉर्म मोशन की होती है। तो आप जो 9th क्लास में पढ़ते होगे उसमें क्या देखा होगा कि इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम बॉडी चल रही है, मतलब यहाँ से यहाँ एक टाइम लिया, अब इतना ही टाइम फिर लिए, तो मान लो इतने टाइम में अगर इतना डिस्टेंस चला है ये y है ना, मान लेते हैं ये 1 मीटर चला, तो अगले इस टाइम में भी 1 मीटर ही चल रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन ये शो करता है हमारा कि स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट का मतलब हो गया ऐसा तभी होगा जब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस चलेगी। तो ये मोशन कैसा कहलाया आपका, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है।
अब इसमें अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड बताऊं तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो, स्मॉल पॉइंट, मान लीजिए मैंने P और Q ले लिया। अभी 2 पॉइंट के बीच में जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, यही टेंजेंट आया, तो इसका भी तो एंगल चेंज नहीं हो रहा, यही थीटा है। तो अब फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, इंस्टेंटेनियस स्पीड dx/dt है ना, और ये आपका tan थीटा के बराबर है, और फिर वो कांस्टेंट है। तो पहले आपको मैंने बताया कि ये इस ग्राफ में स्पीड कांस्टेंट है, इस ग्राफ की स्पीड कांस्टेंट आ गई, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, सीधी लाइन में बॉडी चल रही है, सीधी लाइन में चल रही है, ग्राफ को देख के नहीं पता चल रहा है। तो ऐसा तभी होगा जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो स्पीड tan थीटा निकला। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड में मैंने बता दिया, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का केस था। तो यूनिफॉर्म मोशन को यहाँ पे दूसरे तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या कहेंगे कि इफ़ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सेम एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर हर टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड चेंज ना हो तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, और ये यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी चल रही है। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड हर जगह सेम है, हर टाइम पे स्पीड सेम है। क्लियर है? ओके। तो एक चीज़ तो आपने देखा कि स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्पीड देगा, है ना। इंपॉर्टेंट बात क्या थी? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। उसी तरह से अगर इधर हम डिस्प्लेसमेंट ले लें और इधर टाइम ले लें, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर जो हम स्लोप बनाएंगे थीटा, तो यहाँ पर स्लोप हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वो tan थीटा के बराबर होगा। और फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। ये लाइन और ये लाइन ग्राफ नहीं है, ये एक्सिस है, रेफरेंस फ्रेम है, ग्राफ ये है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आंसर होगा स्पीड। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आंसर क्या होगा? वेलोसिटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब मान लीजिए मैं कोई दूसरा ग्राफ लेता हूं, मान लीजिए ग्राफ मैंने ऐसे ले लिया, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस तरह से ग्राफ है। इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे ए से बी, यहां पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट क्या देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। टेंजेंट ड्रॉ ऑन डिस्टेंस को शॉर्ट में अगर मैं x लिख दूं और टाइम को t लिख दूं, टेंजेंट ड्रॉ ऑन xt ग्राफ at a point gives value of instantaneous speed। ठीक है। अब आप ये देखिए यहां पर हुआ क्या, यहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल थीटा है, यहाँ पर एंगल बनाया तो ये थीटा बदल गया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल और बदल गया। तब ये एंगल में रिलेशन क्या दिख रहा है? अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये एंगल आ रहा है आपका थीटा 3। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? अगर मैं एक ग्राफ और बना दूँ फिर से ऐसा,
इधर टाइम है और इधर डिस्टेंस है। इस ग्राफ में हमें क्या देखने को मिल रहा है, थीटा बढ़ती जा रही है। अगर आप प्रोटेक्टर लगा के यहाँ पर देखोगे हर पॉइंट पे, तो ये थीटा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से जा रहे हैं तो थीटा जो है हमारी बढ़ती हुई जा रही है। तो थीटा बढ़ेगी, इस ग्राफ में थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा भी बढ़ेगा। थीटा के बढ़ने से टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। अब टेन थीटा बढ़ेगी तो ये है क्या, आपका डिस्टेंस टाइम। तो इस टेन थीटा बढ़ रहा है मतलब स्पीड भी बढ़ रहा है, स्पीड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इससे यह पता चला कि जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा आपका स्पीड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर स्पीड बढ़ रहा है तो हर टाइम पे स्पीड बढ़ रहा है। ये पर्टिकुलर टाइम दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, हर टाइम पे स्पीड बढ़ रही है। या तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ पर सेम नहीं है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। तो ये कैसा मोशन हो गया आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। है ना। इसी तरह से ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। अगर ग्राफ हमारा इस तरह आ रहा है तो यहां भी हम क्या देख सकते हैं हर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये झुकता जा रहा है। झुकने का मतलब ये हो गया कि थीटा यहाँ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम होता जा रहा है। एक टाइम आएगा कि यहाँ पर जैसे टॉप पहुँचेगा लाइन तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया आपका, जीरो, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इसके सामने। मतलब ऐसे जाते हुए स्लोप आपकी नीचे की तरफ झुक रही है और मैक्सिमम पॉइंट पे थीटा जीरो हो गया। इस तरह चलते हुए स्लोप आपकी बढ़ती जा रही है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब स्लोप घटेगा, स्लोप मतलब टेन थीटा घट जाएगा, थीटा घटने से स्लोप घटेगा मतलब टेन थीटा घटेगा, तो स्पीड भी डिक्रीज करने लगेगी। तो हर जगह इंस्टेंटेनियस वैल्यू की स्पीड की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इंक्रीजिंग, हियर इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिक्रीजिंग। है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों ग्राफ यू और यू, ये सब क्या हो गया आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो हम पढ़ रहे थे मोशन, इसके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा कि मोशन दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं। और इसके पहले जो मैंने बताया था आपको, ये, तो यहाँ पर थीटा चेंज नहीं हो रहा, थीटा कांस्टेंट है, थीटा इज कांस्टेंट। तो टेन थीटा भी कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड भी कांस्टेंट हो गया, स्पीड इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये कैसा मोशन हो गया आपका, यूनिफॉर्म मोशन। तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला आपका, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो इस ग्राफ को देख के बता सकते हो कि कौन किस तरह का मोशन है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन हो गया, सेकेंड और थर्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पर स्पीड घट रही है, क्यों स्लोप घट रहा है, यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है और यहाँ स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, एक ही ग्राफ में सारी चीज़ें समझ में आ गई। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आपको समझ में आ गया कि स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेम होगा, वो कहीं चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी चेंज होगा। तो जब वेलोसिटी घट रही है इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड घट रहा है, जब वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बढ़ रहा है। तो मैथमेटिकली अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो तो मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट क्या बताया था कि स्मॉल डिस्टेंस बाय स्मॉल टाइम। और स्मॉल डिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक पार्टिकुलर टाइम की बात हो रही है कि इस टाइम पे स्पीड कितनी है। तो जो भी टाइम लेंगे उसके 1 सेकेंड पहले चले जाओ या उससे भी कम सेकेंड तो डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। तो स्पीड निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। उस 2 पॉइंट में जो डिस्टेंस होगा डिवाइड बाय वो टाइम। अगर डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल हो गया तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, और डिस्टेंस स्मॉल नहीं है तो वो फाइनाइट स्पीड है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम मैथमेटिकली dx/dt रिप्रेजेंट करेंगे। और स्पीड के साथ एक बेसिक कंसेप्ट ये आ गया आपका कि स्लोप ही आपको स्पीड देगा, है ना। स्लोप गिव्स स्पीड। किसका स्लोप? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ठीक है, अब एक एक करके हम ये समझते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड आपका हो गया और इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो वो सब चीज़ें न्यूमेरिकल में क्लियर होगा, जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब। और न्यूमेरिकल आपको तभी समझ में आएगा जब थ्योरी समझ में आएगा। थ्योरी तब समझ में आएगा जब आप यहाँ जो पढ़ रहे हो उसको आप घर में पढ़ते हो। बिना घर में प्रैक्टिस किए खुद से पढ़े समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप बोल रहे हो ना कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दीबाजी कर रहे हो। अभी आप पहली बार सीखे हो, इसको घर में प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स पढ़ने का 2 तरीका है। एक, या तो आप चैप्टर पहले से पढ़ के बैठिए 2 बार 3 बार, आपको नहीं समझ में आया, कुछ पढ़ रखा है उस चैप्टर को, वही मैंने पढ़ाया तो समझ में आया। ये टॉपर ऐसे ही करते हैं, जो भी टॉपर्स होते हैं। या पहले सर पे डिपेंड रहिए कि सर पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, सर नहीं पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। ये 99.1% बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो आपने पढ़ने के लिए सर का वेट किया, सर ने पढ़ा दिया, उसके बाद भूल गए। तो भूलने वाले 90% बच्चे हैं, है ना। अक्सर ऐसा देखा जाता है, हर साल हर बैच में ऐसे ही होता है। तो जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको घर में पढ़िए 3 बार कम से कम। ये बायोलॉजी नहीं है कि आपने नोट्स बना लिया, आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई और याद कर लिया। इसके लिए आपको रफ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लिखनी पड़ेगी आपको रफ। वो फेयर कॉपी नहीं, रफ। फेयर कॉपी फिजिक्स और मैथ्स में नहीं चलता। जो बच्चे फिजिक्स की फेयर कॉपी बनाएंगे वो गए काम से, वो सिर्फ बोर्ड पास कर सकते हैं, इंजीनियर नहीं या डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। ये आप नोट कर लीजिए, आपको बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो अगर आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, फेयर नहीं बनाना पड़ेगा, रफ कॉपी करनी पड़ेगी। तो पढ़िए, उसके बाद घर में पढ़िए 3 बार 4 बार, तब तक पढ़िए जब तक समझ में नहीं आता। किसी को अभी पढ़ाया अभी समझ में आ गया, ऐसे बहुत सारे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो अगले 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको फिर से पढ़ाना पड़ेगा, रिवीजन, है ना। तो इसमें किसी का कोई बुराई या अच्छाई की बात नहीं है, सबकी अपनी पोटेंशियल है। इच्छा शक्ति की भी बात है कि वो सोच के बैठा है कि सर से दोबारा पढ़ना है ना। वो डिपेंडेंसी उसकी ज़्यादा है, इसलिए भी वो फिजिक्स नहीं पढ़ पाता। चलिए,
ये बातें मैं अब बार बार नहीं बोलूँगा, आज बोल दिया, कभी कभी बोलता हूँ, अभी नहीं बोलूँगा। ओके, अब आते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था। आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, एक तो स्पीड निकाला, क्या हो गया ये, डिस्टेंस बाय टाइम। यहां से आप डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, स्पीड इनटू टाइम, है ना। ठीक है, यही तीन चीजें हैं और इसी में ग्राफ बनती है और पूछा जाता है। तो अगर मान लो, और एक होता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये वेलोसिटी है। और अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी निकालूं, चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी। ये एक्सेलरेशन को ये लिख देते हैं, है ना। अब यहीं पे सारा ग्राफ और सारे कंसेप्ट छिपे हुए हैं। स्पीड को लिखा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस को लिखा है स्पीड इनटू टाइम, एक्सेलरेशन को लिखा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी को लिखा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो अब ग्राफ समझिए, जैसे मान लो मैं यूनिफॉर्म मोशन का पहले बनाता हूँ, है ना, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अगर आपने इसको नोट कर लिया तो मैं मिटा दूँ। यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होता है, अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं, है ना, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक्स स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। तो आपको पता है यहाँ पे इस तरह की ग्राफ आएगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्लोप निकाला। स्लोप निकालने से मुझे क्या मिला, डिस्टेंस बाय टाइम, क्या दे दिया, वेलोसिटी, और ये tan थीटा की वैल्यू हो गई, है ना। अगर मैं इसी ग्राफ का एरिया निकालूं तो मान लो इस ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी। तो अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए, और ये एरिया क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या आ जाएगा, ये बेस है टाइम और हाइट क्या है आपकी, ये हाइट डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ डिफाइन हुआ है क्या, मैंने भी फॉर्मूला लिखा था। तो प्रोडक्ट में क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था, वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम इंटू डिस्टेंस कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ इज नॉट डिफाइंड, ये हमें कुछ नहीं देगा, है ना। एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देगा, स्पीड। अगर x डिस्टेंस है तो ये स्पीड देगा, और अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी देगा। इतनी बात समझ में आई। तो ग्राफ में दो ही चीज, फिजिक्स में दो ही चीज निकलती है, या तो स्लोप निकालो या एरिया निकालो। ठीक है, अब आ जाओ, तो यहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने स्लोप निकाला, वो क्या दिया, स्पीड, और ये स्पीड क्या है, कांस्टेंट। यहां पर एरिया मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो स्लोप हो गया स्पीड मतलब tan थीटा, और एरिया क्या निकला, नॉट डिफाइंड।
ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। अब मैं इसी का यूनिफॉर्म मोशन में ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेता हूँ। ये स्पीड टाइम ग्राफ, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ से मुझे स्पीड तो पता चला ना, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। मतलब पूरे टाइम में स्पीड चेंज नहीं हो रही है, इस पूरे टाइम में यहाँ से यहाँ तक स्पीड चेंज नहीं हुई। तो इस ग्राफ का स्पीड टाइम ग्राफ ये आ गया, कांस्टेंट। समझ में आया ये चीज़? इससे हमें पता चला कि स्पीड कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे ग्राफ क्या दिखा रहा है आपको, ये चेंज नहीं हो रहा। यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो 0 टाइम पे भी है और t टाइम पे भी है, ये चेंज नहीं हो रहा। अब मैंने आपको बताया था किसी भी ग्राफ से दो चीज़ निकाली जाती है, स्लोप या एरिया। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या मिला मुझे? यहाँ पर थीटा क्या निकल के आ रहा है, 0। यहाँ थीटा 0 है तो tan थीटा मतलब tan 0 इज इक्वल टू 0, है ना, 0 हो गया। तो यहाँ पे स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0, वेलोसिटी तो है ना लेकिन इसका स्लोप 0 आ रहा है। तो स्लोप है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा? मान लो थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो ये ग्राफ यहाँ अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी बढ़ रही है, इधर वेलोसिटी है। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू आया, इस टाइम पे ये वैल्यू आया, इस टाइम पे ये वैल्यू आ गया, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी जो है बढ़ता जा रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं, है ना, तो वो tan थीटा आएगा। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब ये हो गया एक्सेलरेशन, है ना। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हम स्लोप निकालेंगे, सिटी टाइम ग्राफ, तो ये मुझे एक्सेलरेशन देगा। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, क्यों, स्लोप 0 है ना, क्यों, यूनिफॉर्म मोशन है इसलिए एक्सेलरेशन नहीं हुआ। कितनी बात समझ में आया? अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ। तो एरिया निकालने के लिए ग्राफ तो यही है ना, तो अगर मैं इसका नाम दे दूँ ए बी, और यहाँ से एरिया कहाँ लेना पड़ता है, टाइम एक्सिस पे। जब भी किसी ग्राफ का एरिया निकालना हो तो हम टाइम एक्सिस पे आते हैं, जैसे यहाँ भी हमने टाइम एक्सिस पे निकाला है। तो ये शेप कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये अगर इसको आप लंबाई मानते हैं तो ये भी लंबाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो ओ ए गुना ओ सी। अब ओ ए क्या है आपका, वेलोसिटी, और ओ सी क्या है आपका, टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या निकला, डिस्टेंस। कहने का मतलब एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। तो अगर v स्पीड है तो डिस्टेंस देगा, अगर v वेलोसिटी है तो ये क्या देगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट तब देगा जब v वेलोसिटी होगी। मतलब यहाँ पर एरिया डिफाइंड है, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। अब चूंकि ये स्पीड है तो ये क्या दिया आपको, डिस्टेंस। मतलब अगर आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसकी एरिया निकाल लेंगे तो मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ग्राफ में दो चीज़ें निकाली जाती है, एक स्लोप और एक एरिया। तो यूनिफॉर्म एक्स मोशन में ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ,
है ना। और अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा? यही 3 ग्राफ हो सकते हैं ना, 3 चीज़ें हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम, 4। तो डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन में ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये बता रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तभी यूनिफॉर्म मोशन है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन 0 आया था, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये 0 ही रहेगा। मतलब जितने भी टाइम जाओ एक्सेलरेशन के ऊपर वैल्यू नहीं दिखेगी, ये 0 ही रहेगा। तो ये ग्राफ जो है ना, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, एक्सिस पे ही 0 वैल्यू पे। समझ में आया? तो ये तीनों ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन का है। अब ये 3 ग्राफ तो आपको समझ में आ गए। इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्राफ में 2 चीज़ें देखी जाती हैं, स्लोप और एरिया। स्लोप और एरिया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सिर्फ स्लोप डिफाइन है, एरिया का कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप और एरिया दोनों डिफाइंड है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होगा और एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस होगा। अब बात आती है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। तो यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन 0, इसलिए यहाँ कोई ग्राफ ही नहीं बना, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका देखूँ अब अलग से तो समझ में आ गया। तो उसके लिए अब हम ये टॉपिक हटाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आपका कंप्लीट हो गया। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखो, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम है। मान लीजिए ग्राफ इस तरह से है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? थीटा कांस्टेंट है, पूरे टाइम यहाँ से यहाँ तक थीटा चेंज नहीं हो रहा, है ना। और अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टाइम कुछ भी डिफाइन नहीं है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यही 2 चीज़ है, एक्सेलरेशन का यही 2 रिलेशन है। ये रिलेशन डिफाइन नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन में हम टाइम डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, वो डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब हो गया, हम क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम इज नॉट डिफाइंड। ग्राफ इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है ना। ये ग्राफ एक्स का हो सकता है या वेलोसिटी टाइम का हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम में ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इवन ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी तो आप स्लोप निकालोगे, तो इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ऐसा ग्राफ एक्स ग्राफ में पॉसिबल है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पॉसिबल है, जहाँ पे स्लोप की कुछ मीनिंग निकलती है ना। चलिए, अब अगर मैं यहीं पर एरिया निकाल दूं इसका, ये मान लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। एक तो इस तरह का ग्राफ होगा नहीं, पहली बात। और अगर मान लीजिए मुझे ऐसा ग्राफ दिया हुआ है थोड़ी देर के लिए, ऐसा ग्राफ है ना, इस तरह का ग्राफ है, ये ग्राफ है इस, तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा था। ऐसा ग्राफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ स्लोप 0 हो गया है। तो अगर ऐसा ग्राफ है तो इसकी एक तो स्लोप पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, 0 की बात नहीं है, मतलब स्लोप डिफाइन ही नहीं है। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ तो ये रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान लो ये रेक्टेंगल है,
और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ओ ए इंटू ओ सी। तो ओ ए आपका एक्सेलरेशन है और ओ सी क्या आपका टाइम है। तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या देता है आपको? चेंज इन वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया निकाल लेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने में ये सब कॉन्सेप्ट में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है। फिर भी मैं कुछ एनसीईआरटी में ग्राफ है उसको समझा देता हूँ। ग्राफ का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका स्लोप क्या दे रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या दे रहा है, क्या वो एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तो मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं होता। वो आपको मैथमेटिक्स है, उसी हिसाब से अप्लाई करना है। तो बुक में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे छोटे छोटे, समझ में आएगा। सबसे पहले आसान बुक से पढ़ो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको फिजिक्स नहीं समझ में आती। जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आती, रिवीजन करने के बाद भी या जो भी वजह रहे आप टीवी देखते हुए फिजिक्स पढ़ें, गाना सुनते हुए पढ़ें, तो ऐसे बच्चों को फिजिक्स समझ में नहीं आएगी कभी, या वो कुछ और समझ लेंगे। कंसंट्रेशन चाहिए। तो मैं आपकी आदतें बदल नहीं सकता, आपको सजेस्ट कर सकता कि जो भी करो सीधा छोटे छोटे बुक बोर्ड वाले न्यूमेरिकल बनाइए अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है, और जिनको समझ में आ रहा है वो एस.सी. वर्मा बना लो। चलो, आपके आसपास जो भी टीचर अभी कांटेक्ट में है उनसे मिलिए, उनको बोलिए कि ये बताओ, है ना। सबसे ज्ञान लेना चाहिए। जो भी फिजिक्स टीचर आपको नज़र आ जाए उनके पास न्यूमेरिकल लेके खड़ा हो जाओ, सर मुझे बताओ। चलिए, अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। ये फिर से जैसे टी है और ये एक्स है, मतलब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। एक्स डिस्टेंस हो सकता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक्स आपका पोजीशन भी हो सकता है। तो अगर ये इस तरह से ग्राफ है तो इसका मतलब क्या हो गया? एक तो इसका एरिया तो पता नहीं चलेगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हो गया बॉडी इज मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी। बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, है ना। इसको नोट कीजिए। और ये यूनिफॉर्म मोशन का केस हुआ क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये ग्राफ है मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि स्लोप देखो, ये 90 डिग्री से कम है तो tan थीटा 90 डिग्री से कम है, पॉजिटिव होती है। थीटा अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो tan नेगेटिव हो जाएगा। अब यहीं पे अगर मैं दूसरा ग्राफ बना दूं एक्स टी का ही, और ग्राफ ऐसे आ रही है ना, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ स्लोप पे देखो, ये थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो गई, मतलब स्लोप नेगेटिव हो गया। और एक्स टी ग्राफ है तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होने का मतलब स्पीड नेगेटिव हो गया, मतलब नेगेटिव स्पीड है। दूसरा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप चेंज नहीं हो रहा, थीटा कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब जो भी नेगेटिव वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है ना। तो ये चीज़ इसके लिए है। और अगर मैं इसके लिए लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका? बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। किसके लिए? इस ग्राफ के लिए। और पॉजिटिव किसके लिए था? उस ग्राफ के लिए। क्यों हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मान लो ग्राफ मेरा ये ना हो, ऐसा, तो इसका क्या मतलब है?
यहाँ पर तो स्लोप जीरो हो गया ना, थीटा क्या हो गया जीरो, तो हम क्या बोलेंगे बॉडी इज एट रेस्ट, वो चल ही नहीं रहा, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब एक दूसरा केस लेते हैं। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कोई ग्राफ ऐसे है, ऐसे आया और ऐसे आ गया, ये आपका एनसीईआरटी में ग्राफ है इस तरह का, इसका फेज नेम दे दो ओ ए बी सी, मान लो ऐसे मैंने एक बना दिया, एनसीईआरटी में ये ग्राफ है। तो आप देखो ओ से ए क्या बता रहा है आपको, ओ से ए में क्या बता रहा है, थीटा इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज किया तो एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, ए बी में देखो क्या हो रहा है, थीटा जीरो है, सीधी लाइन आगे, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया, तो वेलोसिटी जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन का, बॉडी एट रेस्ट, सॉरी बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ए और बी किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को तो बता रहा है ना, मतलब हम बोलेंगे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसे लिख दें, सॉरी यहाँ मैंने वेलोसिटी जीरो लिख दिया, थीटा जीरो होने से स्लोप जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ऐसे ऐसे ये सही है ना। ये क्या हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म हो गया। और फिर बीसी में क्या देख रहे हैं हम, बीसी में क्या हो रहा है, थीटा नेगेटिव है और कांस्टेंट भी है ना, इसका मतलब टेन थीटा आपका नेगेटिव हो गया और ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा, वेलोसिटी का टेन थीटा क्या देता है एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन आपका निगेटिव है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया और यहाँ एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ये यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समझ में आया, ऐसे ग्राफ बनते हैं। ठीक है, इसको देखिए, अब आप देखिए दूसरा अगर मैं ग्राफ बनाऊँ एनसीईआरटी का ही, क्योंकि एनसीईआरटी में जो ग्राफ है उसी से रिलेटेड आपको इधर उधर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इवन आईआईटी में भी, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। मन है इच्छा है तो पढ़ो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी 2 बार कर लो, है ना, तो आपको अच्छा रहेगा। चलिए एक ग्राफ फिर देखो, ऐसे एक्स टी है और मैं ग्राफ ऐसे बना दिया, इसका क्या मतलब हो गया,
इसका दो पार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक थीटा घट रहा है, थीटा घट रहा है मतलब वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी घटा मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ भी आपका थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तब भी एक्सेलरेशन जीरो। तो पूरा ग्राफ ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है। ठीक है, अगर इसी में मैं ऐसा ग्राफ बना देता यूं, तो ये क्या शो करता, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये सब आप रफ करके समझिए, स्लोप निकालिए।